नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर उधर ईरान से आ रही है। ईरान लगातार हमलावर है और वो भी अमेरिकी बेस कैंप पे। अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उन ठिकानों पर लगातार ईरान हमला बोल रहा है। उसके अलावा जो युद्धपोत हिंद महासागर जो दूर है, वहां से जो दूरी वहां से है वो काफी लंबी है, लेकिन मिडिल रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है ईरान। तो ईरान लगातार हमलावर है और घुटनों पर दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल जब जर्मन चांसलर के साथ उन्होंने बातचीत की, उसके बाद मीडिया के सामने आए डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जिस ढंग से दिखाई दे रहे थे उससे साफ नजर आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा परेशान हैं और उनको उनकी परेशानियों को और बढ़ावा तब मिल रहा है, तब वो बढ़ जा रही हैं उनकी परेशानियां, जब खुद उनके ही देश में उनके विरोध में उनके साथी संगी जो उनके साथ हैं सीनेटर्स हैं, वो लोग भी उनके खिलाफ अब आ गए हैं। वो भी बातें करने लगे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों के बीच की एक तरफ कैसे घुटनों पर दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ यहां ईरान कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार ईरान जो है वो अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर कैसे हमला कर रहा है, ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन सबके बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सीनेटर मेलानी स्टैंसबरी, वो उनका कहना है कि ईरान में युद्ध पर ट्रंप एडमिन की ये ब्रीफिंग अभी खत्म कर रही हूं। मेरा मुख्य सवाल यह है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है। देखिए, ये साफ इनकी बाइट भी हम सुनाएंगे थोड़ी देर में, और कह रही हैं कि क्या आपने संविधान पढ़ा है। ये ट्रंप से पूछ रही हैं। ट्रंप एडमिन की ये ब्रीफिंग अभी खत्म कर रही हूं। मेरा मुख्य सवाल है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात के लिए कोई सही कानूनी थ्योरी नहीं दी गई कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई क्यों की। ये साफ सवाल है सीनेटर मेलानी स्टैंसबरी का। वो कह रही हैं ऐसे बहुत सारे सवाल। जरा सुन लीजिए, बाइट सुनिए पहले मेलानी स्टैंसबरी का सीनेटर क्या कह रही हैं अपने ही। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं इस न्यूज रूम से कि कैसे घुटनों पर यहां ट्रंप आ गए हैं, कैसे हमलावर हो गया है, लगातार हमला कर रहा है ईरान, और ईरान ने कैसे कोहराम मचा दिया है। ये सारी बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस न्यूज रूम ब्रेकिंग से। आज होली का दिन है। जो साथी बाद में हैं उन सबका स्वागत करता हूं। होली के रंग की तरह आपके जीवन में भी ढेरों रंग आए, खुशियां ही खुशियां रहें, अपार खुशियां आपको मिले, लेकिन उसके साथ साथ एक रंग आपके जीवन में और हो, वो रंग जिस रंग में अभी मैं हूं, यानी सफेद कुर्ते में, यह सफेदी रंग भी हो, शांति का प्रतीक है। आप भी शांत रहें, दुनिया को शांत रखने की कोशिश करें, कहीं भी जंग ना हो, कहीं भी युद्ध ना हो, यह बहुत जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां के उनके ही जो सीनेटर्स हैं वो क्यों अब मुखरता के साथ बात कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी बात यहां पे हो रही है कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में ट्रंप के खिलाफ माहौल जो है वो गर्मा रहा है। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इस युद्ध को रोकने और इस युद्ध का एक अपराधी के रूप में अब तो यहां तक स्थिति आ गई कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी साफ कह दिया है कि इसमें एक साथ ये युद्ध का अपराध है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध अपराधी घोषित होंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए मेलानी स्टैंसबरी क्या कह रही हैं। सीनेटर मेलानी स्टैंसबरी, उन्होंने उनकी जुबानी सुनते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, सुनिए जरा। I just want to directly respond to what the speaker just said to the press, which is that Congress should stay out of it. My response is, Mr. Speaker, have you read the United States Constitution? Because the U.S. Constitution is clear that the power to declare war squarely sits with Congress. And it is very clear that this administration has not put forward a viable argument for why the U.S. should be declaring war on Iran and why it has deployed military resources without congressional authorization. So let me amplify a few things that Ranking Member Meeks has put forward. First of all, has this administration provided a viable legal theory of why we should be going to war with Iran? No. Has this administration put forward a credible piece of evidence as to why there was an imminent threat that meets a legal threshold for attacking Iran? No. Can they explain what their post-conflict
plan is for rebuilding and stabilizing the region? No. Can they explain whether and how the breakdown in diplomatic efforts occurred? No. Can they explain why they hit a school full of school children and murdered over 100 school children? No. And can they explain how they plan to stop the loss of U.S. service members? No. In fact, as has already been stated publicly, they expect more deaths of American service members. So the American people need to be demanding that Congress pass this war powers resolution. This is Congress's square responsibility, and we are not going to allow this administration to continue to act illegally, unconstitutionally. तो सुन लिया आपने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है, ये साफ साफ बताया जा रहा है, बता रही हैं मेलानी। और इसलिए यहां पर ये जरूरी है, मेलानी स्टेन्सबरी ये सीनेटर हैं, कह रही ईरान में युद्ध पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये ब्रीफिंग अभी खत्म कर रही हूं। मेरा मुख्य सवाल यही है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है? अगर आपने संविधान पढ़ा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक काम आप क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध क्यों थोप रहे हैं? ये बात लगातार वहां की जनता भी पूछ रही है कि हम जैसे टैक्स पेयर्स के। और इस बीच देखिए ये बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के एयर डिफेंस जो है उसने इजराइल के हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। खोरमाबाद में ईरान ने मार गिराया इजरायली ड्रोन को। यह बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने मार गिराया है खोरमाबाद में इजरायली ड्रोन को, हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। यह एक बड़ी खबर, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है, यह खबर आ रही है। हमारे साथी इधर अविनाश जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत करता हूं, हैप्पी होली कहता हूं आपको भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यही है कि उधर हैप्पी होली कब होगी? यानी ईरान में जो कुछ हो रहा है, एक साथ इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हें मार डाला गया, उतनी बच्चियों को मार डाला गया, और इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भले वो बैकफुट पर ऐसे हैं जैसे उनको स्पेन से उनको मदद चाहिए थी, स्पेन ने मदद नहीं दी, उनको मदद ब्रिटेन से चाहिए थी, ब्रिटेन ने मदद नहीं दी। लेकिन साथ साथ अब मदद जो है उनके सीनेटर्स भी उनको नहीं करने वाले हैं, यह दिखाई दे रहा है। और उनके ही वाइस प्रेसिडेंट अगर कहते हैं कि यह युद्ध अभी लंबा चल सकता है, डोनाल्ड ट्रंप जो 2-3 दिनों की बात करते थे अब 4-5 सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ है। लेकिन डेवलपमेंट, उससे पहले आपको बता दूं, अभी स्टेन्सबरी की बात हम लोग कर रहे थे, जो अभी सीनेटर हैं उनका जो बयान आ रहा था ये बहुत महत्वपूर्ण बयान था। और उन्होंने मेलानी स्टेन्सबरी ने कहा है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात के लिए कोई सही कानूनी थ्योरी नहीं दी कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई क्यों की। ये अभी बोल रही थी, अभी आपने सुन लिया। लेकिन आपके पास क्या डेवलपमेंट है, क्या खबरें हैं, जरा अविनाश बताइए और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं हम। बहुत कुछ है दोस्तों, जाइए नहीं, आज होली का त्योहार, रंग में गुलाल से लिपटे हुए जहां भी आप हैं, लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे। देखिए, और आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। एक बार फिर आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी होली। लेकिन उसके साथ साथ ये जो है, जो गमगीन खबरें हैं ये भी सुनते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कल ही ये बोल रहे थे कि हमारी सेना ने ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। अगर ईरान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गए हैं तो फिर जो आज हर्मीज ड्रोन गिराया है ईरान ने, तो साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे। क्योंकि हार्मिज ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाया था। तो इसका मतलब साफ है कि ईरान के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है अभी भी, और उससे वो उनके ड्रोन और जो लड़ाकू विमान है, अभी 2 दिन पहले तो F-15 ही गिराए थे और कम से कम दर्जन की संख्या में गिराए थे। अमेरिका ने 3 को तो स्वीकार कर लिया और बोले हैं कि भाई ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से धोखे से ही गिर गए। लेकिन उसकी पोल अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने ही खोल के रख दी, क्योंकि कुवैत के पास ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जिससे F-15 जैसे लड़ाकू विमान को गिराया जा सके। सिर्फ वहां अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वही उसको गिरा सकता था, और उसको अमेरिका ही यूज कर रहा है। तो अमेरिका अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से अपने विमान तो गिराएगा नहीं। तो उससे साफ हो गया था कि वो विमान जो F-15 गिराए गए थे वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए थे। और आज एक बार फिर जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के जो हर्मुज
जो ड्रोन को गिराया है उसके बाद ये साफ है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, काफी तगड़ा है ये भी कह सकते हाँ बिल्कुल काफी तगड़ा है और काम कर रहा है। जो ट्रम्प जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि कुवैत और सऊदी अरब, इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं। इन्होंने अमेरिका से डिमांड की है कि भाई हमको और इंटरसेप्टर मिसाइलें दी जाएं, क्योंकि जिस तरीके से लेकिन अमेरिका तो कह रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने के लिए हम महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं, और जबकि ब्रिटेन ईरान जो है वो यहां 100 से ज्यादा हर महीने बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। जब वो बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा 5, 6, 7 ही इनके पास रहेंगे, तो बाकी तो जाकर वहां टारगेट को हिट करेंगे ही। इसीलिए यहां परेशान है। और अभी कल हमने देख लिया कि कैसे अब्राहम लिंकन जो इनका युद्धपोत है, इसको ये अमेरिका वापस ले रहा है। इसलिए वापस ले रहा है क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गया है ईरानी ड्रोन से। तो अमेरिका चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि यहां पर बाकी और सऊदी अरब में भी रियाद है, रियाद बेस पे भी आज हमला किया है ईरान ने, और हमला उधर इसने बगदाद पे भी किया है। बगदाद इनका मेन बेस हो गया था अमेरिका का, जब सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी पर लटकाया था। उसके बाद से आपने देखा कि जो इराक का जो पूरा का पूरा जो ये है एरिया, उसको कब्जे में करके अमेरिका ने एक बेस बना लिया था। उस बेस पे भी लगातार हमला हो रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से अब ये डिमांड हो रही है कि हमको इंटरसेप्टर मिसाइलें चाहिए, और साथ साथ हमको यहां पर जो मिसाइलें जो खत्म हो रही हैं वो भी चाहिए। अब यहां बहुत दिक्कत में है अमेरिका, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच जो खबरें आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। सीनेटर टेरेसा लेगर फर्नांडिस का जो बयान है वो देख लीजिए। वो कह रही हैं कि ट्रंप अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम ईरान में हमेशा लड़ते रह सकते हैं। ट्रंप अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम ईरान में हमेशा, ये कोटेड है, हमेशा का मतलब है फॉरएवर। अगर फॉरएवर में जाएंगे तो क्या 40 साल तक वियतनाम की तरह युद्ध लड़ेंगे? और अगर इतना करेंगे तो फिर ट्रंप साहब कहां रहेंगे? इस बीच यहां बताया गया है कि 3 दिनों की लड़ाई में अब तक आपको कितना नुकसान हुआ है। अमेरिकी हमेशा चलने वाली लड़ाइयों से थक चुके हैं। यह कह रही हैं सीनेटर टेरेसा लेगर फर्नांडिस कि अमेरिकी जो है, अमेरिका की जनता जो है, वो हमेशा चलने वाली लड़ाइयों से थक चुकी है, और आप इधर मत उसमें मत लेकर जाइए। तो एक ये सीनेटर लेगर फर्नांडिस का है, और दूसरा बयान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सीनेटर जेसन क्रो जो है सीनेटर हैं, और वो सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सीनेटर जेसन क्रो सीएनएन के साथ साक्षात्कार में कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं इंटेल और आर्म्ड सर्विसेज कमेटियों में काम करता हूं। देख लीजिए, इंटेल और आर्म्ड सर्विसेज कमेटियों में काम करता हूं। ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि ईरान से यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिकी लोगों को कोई खतरा है। ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि अमेरिका को ईरान से या अमेरिकी लोगों को ईरान से खतरा है। ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। इसलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, यह भी सीनेटर जेसन क्रो सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में अपनी बात रखते हुए साफ साफ कि आप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप साहब आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, मिसाइलों की खेप मांग रहा है। अभी आपने बताया पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है अमेरिका से। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद अपने ही देश में घिरे जा रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है अविनाश। और इसके आगे क्या कुछ चल रहा है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को भी वहां फंसा दिया है। करीब 4 लाख से ज़्यादा नागरिक फंसे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कह दिया है कि आप लोग अपनी रिस्क पर वहाँ से निकलिएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अपने ही नागरिक को नहीं बचा पा रहे। जबकि अमेरिका ने युद्ध में जाने से पहले जो सर्वे हुए तमाम, तो वहाँ के नागरिकों का कहना यही था कि हमारा एक भी सैनिक मरना नहीं चाहिए। वहाँ सैनिक तो छोड़ो, वहाँ अपने सिविलियनों की जान संकट में डाल रखी है। और इतना ही नहीं, ये तो चलिए मिडिल ईस्ट की आप बात कर रहे हैं। बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल में भी कल जो अमेरिकी एम्बेसी ने जो वहाँ पर जो प्रेस रिलीज जारी की है, एक स्पेशल सूचना वहाँ के अमेरिकियों के लिए जारी की है, उसमें कहा है कि हम आपको यहाँ से अमेरिका भेजने का इंतजाम आज की तारीख में नहीं कर सकते हैं, आप सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं, हम आपको यहां से कोई एक अलग गेटवे दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको अपनी सुरक्षा से जाना होगा। यहां से अगर आप निकलना चाहते हैं तो इजराइल से, तेल अवीव से, यरूशलेम से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको अपने रिस्क पे जाना होगा। तो ये तो इजराइल जो
आपका मित्र राष्ट्र है, जो साथ में वहां बमबार्डिंग कर रहा है, जिसके साथ आप इस युद्ध में हैं, वहां पर अगर आपकी ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ ये देख लीजिए युद्ध, ये सीनेटर यूजीन विंडमैन सीएनएन के साथ साक्षात्कार में क्या कह रहे हैं, ये देखिए अलग अलग सीनेटर्स का। यूजीन विंडमैन का कहना है कि युद्ध सालों, कर्ज और अंतिम संस्कार में से मापे जाते हैं, यानी युद्ध जो है वो ईयर्स, और उसके बाद आपने कितने कर्ज लिए, वो आपने कितना बोरो किया है, और अंतिम संस्कार आप समझ सकते हैं कितने कॉफिन आए, यानी कितनी ताबूतें आई हैं, उससे मापे जाते हैं। हम पहले ही 6 अमेरिकियों को खो चुके हैं, यहां 6 बात ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन 6 नहीं बल्कि 9 हो गए हैं। तो हम पहले ही 6 अमेरिकियों को खो चुके हैं। कांग्रेस युद्ध के लिए एक और खाली चेक नहीं लिख सकती। युद्ध के लिए खाली चेक का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पैसा और ब्लैंक चेक पर साइन, कांग्रेस यानी वहां की जो संसद है वो खाली चेक पर साइन नहीं कर सकती है। मैं अपने साथियों के साथ वॉर पावर रिजोल्यूशन का समर्थन कर रहा हूं। वॉर पावर रिजोल्यूशन का मतलब है कि राष्ट्रपति को वॉर पावर रिजोल्यूशन में यहां आकर और उसको पास करवाना पड़ता है, और इसके लिए जो पैसे चाहिए, इसीलिए माथे पर जो लकीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी कल की जरा तस्वीर दिखा दीजिए, कल रात को जर्मन चांसलर के साथ जब वो मीडिया के सामने आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देख लीजिए, और इससे समझ में आएगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप कहां हैं। उनके चेहरे की लकीरों को, उनके माथे की जो लकीरें हैं और शिकन जो है वो साफ आप देख सकते हैं, उससे समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहां हैं। उसके अलावा आपको हम कुछ वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें उनका प्रोटेस्ट कैसे अमेरिका में हो रहा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए। They're just evil. It's not the politics; it's their whole philosophy. It's their whole where they come from. It's terrible. Where they killed 35,000. I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people, and in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned. They're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology, and nobody's really seen anything like it. देखिए आइडियोलॉजी की बात करें, कुछ और बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे को हम दिखाना चाहते थे, बाकी बातें आप समझ गए होंगे। ये लगातार जो बातें कह रहे हैं इनमें से बहुत बातें झूठ कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये लगातार कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये झूठ शब्द मैं उधार ले रहा हूं एक सीनेटर को, अभी आपने देख लिया, जो कह रहे थे साफ साफ कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ट्रंप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, ये बात कही जा रही थी। और इसलिए यहां बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बयान था, मैं उनका नाम लेना जरूर चाहता हूं, ये नाम था सीनेटर जेसन क्रो का, ये था कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं इंटेल और आर्म्ड सर्विसेज कमेटियों में काम करता हूं और ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है, कोई ऐसी जासूसी रिपोर्ट नहीं है कि ईरान से यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिकी लोगों को कोई खतरा है। ईरान से अमेरिकियों को कोई खतरा नहीं है, अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद भी आपने ये कह के कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता था इसलिए हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ये सरासर झूठ है। ये बात अगर वहीं के सीनेटर कह रहे हैं, सीनेटर जेसन क्रो कह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इस बीच हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं। आंचल, आपका स्वागत है इस ब्रेकिंग न्यूज में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक हैप्पी होली के साथ आप सबका एक बार फिर करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का, और इस दिन आप सबके साथ, आप घर में होंगे, कहीं होली खेल रहे होंगे, लेकिन मोबाइल पे या अपने घर के टेलीविजन पे हमारे इस चैनल को, इस कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और हमारे साथी अविनाश जी भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप कुछ बता रहे थे, फिर आता हूं आंचल आपके पास भी बहुत सारे अपडेट्स के साथ, और आप हमारे साथ बने रहिए। जी अविनाश जी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध के पहले दिन ये बोल रहे थे, जैसे खामनेई की मौत की खबर आती है कि अब ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा और जो वहाँ की नई सरकार बनेगी, और जो मतलब जो उभर के सामने आ रहे हैं लोग, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि अब कोई बात नहीं होगी, आपने हमला किया है, हम आपको जवाब देंगे। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप के अब जो नए बयान अब आ रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार थी उन्हीं में से ही नेतृत्व सामने आएगा
और उनसे हम बात करेंगे कि भाई अब शांति हो जाए। यानी एक तरीके से जिस तरीके से रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में यह आ गया है कि रिजीम चेंज तो वहाँ नहीं हो रहा। खामनेई की जरूर पहले ही हमले में मौत हो गई है, लेकिन अब वहाँ जो उत्तराधिकारी होगा वो खामनेई की नीति पर चलने वाले ही होंगे। और जो रजा पहलवी जिनके ऊपर शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप हाथ रखे हुए थे, अब उनसे भी कह दिया गया है कि अब आप सत्ता के दावेदार नहीं बचे हैं, सत्ता ईरान के लोग ही संभालेंगे। और खामनेई जिनको एक तरीके से अपना नेतृत्व का उत्तराधिकारी बना गए हैं, वही लोग चलाएंगे ईरान को। और हमें अगर एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो साफ कह रहा है ईरान, और लगातार ईरान की तरफ से ये बयान आए हैं। और आप IRGC की बात करें, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसकी बात करें, वो पूरा इस वक्त मजबूत दिखाई देता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि ईरान किस ढंग से यहां मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, फाइट कर रहा है। और पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरफ वो बात कर रहा है, कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट के देशों, आप हमारे मित्र हैं, आपके ऊपर हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम हमला अमेरिकी जो कैंप है, सैनिक कैंप है, उन पे कर रहे हैं, इसलिए इसमें आप हमारा सहयोग दीजिए। ये बात आरागची भी कह चुके हैं अलग अलग ढंग से। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक बार आंचल, आपका दोबारा स्वागत करता हूं। क्या कुछ है आपके पास आंचल? जी देखिए राजीव जी, मैं ये बता दूं कि 5 दिन इस जंग को चलते हुए हो गए हैं। इजराइल अमेरिका की तरफ से लगातार जो है ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, और ईरान भी जो ऐसे वक्त में पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब 5वें दिन भी वो डटा हुआ है जंग में, और उसकी तरफ से लगातार जो है आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। हमले जो है ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलों की बौछार कर दी है, जिसके बाद जो है हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में जो है, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जो है हिंसा की चपेट में दिखाई दे रहा है, जंग की चपेट में दिखाई दे रहा है। जिसके बाद देखा जाए तो ये साफ हो गया है कि ईरान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उसने साफ कर दिया है। और इसके बाद खबर एक ये भी निकल कर आ रही है कि ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें और 2000 ड्रोन लॉन्च किए हैं, जिसके बाद साफ मतलब दिखाई देता है कि किस तरीके से जो ईरान है वो मजबूती के साथ सामने आ रहा है। और भी कई खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये कोई पहला एक अकेला देश नहीं, सऊदी अरब, जहां पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार की हुई। इसके अलावा भी कई देशों पर, कई खाड़ी देशों पर जो है मिसाइलें बरसाई थी। लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया था कि वो जो मिसाइलें बरसा रहा है वो सिर्फ अमेरिका के सैन्य अड्डों पर उनको तहस नहस करने के लिए मिसाइलों से बौछार की जा रही है। इसके अलावा वो किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जिसके बाद कई देश जो थे वो ईरान के समर्थन में भी आए। उन्होंने साफ कर दिया कि हाँ, ईरान हम पर हमला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अमेरिका पर हमला कर रहा है। क्योंकि ईरान की ये रणनीति है, वो चाहता है कि पहले अमेरिका के जो सैन्य अड्डे उनको तबाह कर दिया जाए, उसके बाद ये जंग काफी दिलचस्प हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो 500 से ज्यादा मिसाइलें, उसके अलावा 2000 ड्रोन, और इसको लॉन्च किया है ईरान ने अमेरिकी बेस कैंपों के ऊपर। और जैसा बता रही हैं आप आंचल की, इतना ही नहीं, बगदाद के ऊपर और उधर रियाद में, इधर फिर कुवैत में, अलग अलग जगहों पे जिस ढंग से ईरान जो है वो हमला बोल रहा है। सऊदी अरब पर, जैसे आप बता रही हैं, सऊदी अरब पर अमेरिकी दूतावास पर हमला बोला है ईरान ने। ये तस्वीरें भी अलग अलग आ रही हैं। तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की स्ट्रेटेजी को दोस्तों आप समझिए। ईरान यहां पर क्या कर रहा है? ईरान जान रहा है कि यहां से सीधे अमेरिका पर वार करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लंबी दूरी की अगर बैलिस्टिक मिसाइलें यहां से दागेंगे अमेरिका के ऊपर, तो यहां जो पास के क्षेत्र में जो अमेरिकी बेस कैंप हैं, जो सैन्य छावनियां, सैन्य अड्डे हैं, सैनिक अड्डे, वहां से अमेरिका ईरान को दबाने की कोशिश करेगा, ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करेगा। और इसीलिए सबसे पहले ईरान इन अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं उनको तबाह करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और इतना ही नहीं, वहां जो दूतावास हैं उसको भी तबाह करना चाहता है। आपने देख लिया कुवैत में, आपने देख लिया दूसरी जगहों पे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल या एक ये भी है कि जो F-15 की बात हमेशा करता रहा अमेरिका, F-15 फाइटर जेट, इसको अमेरिका किसी को नहीं बेचता है, किसी भी देश को नहीं बेचता है। अगर अमेरिका बेचता है तो F-16 बेचता है, F-21 बेचता है, उसके अलावा F-35 भी है, उसको भी बेचने की कोशिश करता है। ये सब करता है, डील जो करते हैं ये साहब। लेकिन F-15 अपने लिए रखे हुए अमेरिका, F-15E एक नहीं बल्कि 3 अगर तबाह हो जाए, उसको मार गिराए ईरान, तो इसका मतलब है कि F-15 की भी पोल खुल चुकी है। इसका मतलब है कि उनके अब्राहम लिंकन पर अगर हमला करता है युद्धपोत पे, उसकी भी पोल खुल चुकी है। आज सुबह इसके हिंद महासागर में अमेरिका के एक युद्धपोत पे आज जैसे ईरान ने हमला बोला है और उसको भी तहस नहस कर दिया है। वो भी इनके जो एक मिसाइल अभी, अगर मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सुबह जो हम लोग दिखा रहे थे, जो इससे पहले वाले ब्रेकिंग में, उसको ले आइए
बताइए कि कैसे यहां पर अमेरिका के ऊपर हमला लगातार कर रहा है ईरान, और किस ढंग से किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनको भी जानना जरूरी है। मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है और इन सब के बीच अलग अलग ढंग से खबरें आ रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं खबरें। बहुत महत्वपूर्ण है जो आज इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको पहुंचा। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर चीन की यहां पर बात हम कर रहे हैं। चीन ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तुरंत बातचीत की मांग की है। यहां यह बड़ी खबर आ रही है आंचल की चीन ने लगातार जो कोशिश करता रहा, अब वो कह रहा है कि यूएस और ईरान के बीच तुरंत बातचीत हो, यह डिमांड कर रहा है। चीन की डिमांड है और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने, एनपीसी ने, उसके प्रवक्ता ने यह बड़ा बयान दिया है। उनके प्रवक्ता का बड़ा बयान है। यह मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोकने की अपील प्रवक्ता एमपीसी ने की है। यह तुरंत रोकने की अपील की है मिलिट्री ऑपरेशन। यहां पर किसी भी देश को इंटरनेशनल मामलों पर हावी होने का हक नहीं है, यह एनपीसी के प्रवक्ता का कहना है। चीन के नेशनल पीपुल्स कमिटी के जो वो हैं प्रवक्ता हैं, उनका कहना है। तो किसी भी देश को इंटरनेशनल मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर चीन ने जताई चिंता, और इस चिंता में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन चाहता है कि किसी भी ढंग से यह युद्ध रुके। यह ब्रेकिंग, चीन ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तुरंत बातचीत की मांग की है, और यह मांग जरूरी है। किसी न किसी को पहल करना होगा, क्योंकि अगर का विषय है और ये हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आंचल हमारे साथ बनी हुई हैं। आंचल, और क्या कुछ है ब्रेकिंग में आप तक? लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक ब्रेकिंग और देना चाहता हूं। दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से उठ रहे धुएं का गुबार। दुबई में ये अभी ब्रेकिंग आप बता भी रही थी जब हम इस पे थे कि दुबई में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो ईरान आक्रामक दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि वो लगातार अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा जो दूतावास है अमेरिकी, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ईरान अपनी इस कोशिश में कामयाब साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखें कि एक के बाद एक शहर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, कई देशों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लगातार हमलों की, मिसाइलों की बौछार की खबरें लगातार हम देख ही रहे हैं, और विजुअल्स भी आ रहे हैं जो काफी भयानक है। जिससे अभी देखा जाए तो सऊदी अरब में भी अमेरिकी दूतावास पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था। वहीं अब दुबई से भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो काफी डराने वाली हैं, और इसके बाद लगातार जो है पूरी दुनिया में हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो है चीन ने भी ये मांग कर दिया कि इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि साफ है कि अगर ये युद्ध यही नहीं रुकता है, कई देशों की एंट्री इसमें हो जाती है, तो इससे साफ हो जाएगा ये युद्ध महायुद्ध बन सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ सकते हैं कहा जाए तो इसीलिए लगातार जो है चिंताएं जताई जा रही हैं। रूस ने भी अभी हाल ही में बयान दिया था, कहा था कि इस युद्ध को रोकने की जरूरत है। वहीं चीन का बयान आ गया, और जिस तरीके से चीन में उन प्रवक्ता का बयान आया, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस युद्ध को रोकने की यहीं पर जरूरत है। लेकिन ईरान अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने भी साफ कहा था कि अगर हम पर हमला होता है हम जवाबी हमला। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो जिद नहीं है बल्कि ये अपना बचाव है। ईरान लगातार कह रहा है कि हम अपना बचाव कर रहे हैं। इस बीच सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का बयान आया है। सीनेटर हैं एलिजाबेथ वॉरेन, वहां अमेरिकी सीनेट की बात कर रहा हूं। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के साथ बिना सोचे समझे युद्ध में धकेल दिया। कांग्रेस से कोई इजाजत नहीं, यानी संसद से आपने कोई इजाजत नहीं ली, कोई साफ लक्ष्य नहीं, कोई बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी नहीं। संविधान युद्ध की घोषणा करने की शक्ति, संवैधानिक रूप से युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को है, यानी संविधान जो है वो युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को देता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं देता, भले वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। अमेरिकी लोगों को जवाब मिलना चाहिए, अमेरिकी लोगों को बताना चाहिए कि आप किस दम पर, किससे परमिशन लेकर आपने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया, युद्ध में झोंक दिया, ये आप बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर यह जानना कि यहां क्यों आखिर युद्ध में। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन भी देख लीजिए, एक के बाद एक, लगभग अभी तक हमने 5 सीनेटर्स के बयान आप तक रख दिए, और सबका यही कहना है कि युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमको झोंक दिया है, धकेल दिया है, और इससे बाहर निकालना इस देश को बहुत जरूरी है। यानी अब देश के अलग अलग सीनेटर्स को यह चिंता होने लगी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर युद्ध अपराधी हैं, और यही बात ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की वो रिपोर्ट, जो बयान जो था वो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जल्दी से मैं चाहूंगा कि एनएचआरसी की अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आज ही आपको बयान सुनाया भी था, इससे पहले वाले उसमें, उसको जरा सुन लेते हैं। यहां यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जो बयान यहां जारी किया गया है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आंचल बनी हुई है, सुनिए जरा।
The fear, the panic, the anxiety experienced by millions of people in the Middle East and beyond is palpable and was entirely avoidable. The situation is worsening and widening by the hour, playing out our worst fears. The High Commissioner implores all parties to come to their senses and to end this violence. He calls for states to uphold and defend the UN Charter, international human rights law, and humanitarian law. What is clear is that this attack that hit the girls' school was absolutely devastating. I mean, children, little girls, in the middle of the school day, at the beginning of the school day, being killed in this manner, backpacks with, blood stains on them. This is absolutely horrific, and I think if there's any image that captures the essence of the destruction, despair, and senselessness and cruelty of this conflict, those are the images. International humanitarian law spells out that any attack must comply with the principles of distinction, proportionality, and precaution to protect civilians. If attacks are found to be directed against civilians or civilian objects or indiscriminate attacks, they are serious violations of. तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि लड़कियों के स्कूल पर जो हमला हुआ है वो सरासर बहुत गलत है, वो बहुत भयानक है। वो जो गलतियां की है अमेरिका ने, उसका जवाब देना चाहिए। अगर हमले आम लोगों या आम चीजों पर या बिना सोचे समझे किए जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और ये युद्ध अपराध माने जाते हैं। इसके बाद इन्होंने तमाम बातों को यहां पर रखते हुए अपनी बात रखी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से ये बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध अपराधी आखिर कौन है ये युद्ध अपराध माने जाते हैं? बिल्कुल सही है। एक साथ आपने 181, जी हां 181, जिसमें से 168 तो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको आपने मौत के घाट उतार दिया। और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या बिन्यामिन नेतन्याहू इसकी जिम्मेदारी लेगा? यह सवाल पूछा जा रहा है और यह सवाल पूछे जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से। यूनाइटेड नेशन, ये भी नहीं है भारत का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, सीधे मुख्यालय से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये सवाल बहुत वाजिब हो जाता है कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है और कहां ले जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस देश को। बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच बहुत सारी खबरें और भी आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है। IRGC की रिपोर्ट्स आ रही है। IRGC क्या कह रहा है, जरा ये भी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। मतलब दावा किया जा रहा है कि IRGC ने मिसाइलों से हमला किया है इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। और IRGC का कहना है कि लड़ाई के चौथे दिन तक दुश्मन के हताहतों की संख्या 680 से ज्यादा हो गई। मतलब साफ है कि लगातार जो है ईरान की तरफ से काफी हमले किए जा रहे हैं, इजराइल पर भी और अमेरिका पर भी। यानी कि वो खामनेई की मौत का बदला लगातार ले रहा है और यही वजह है कि वो मिसाइलों की बौछार कर रहा है इजराइल और अमेरिका पर। और अब उसने ये दावा कर दिया है कि इस हमले में 680 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका इसको कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से सिर्फ 8 या 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन ईरान ने साफ साफ दावा कर दिया है कि 680 से ज्यादा लोगों की जान ली जा चुकी है अब तक। तो मतलब ये साफ है कि नुकसान इस जंग में सिर्फ ईरान का ही नहीं हो रहा, बल्कि इजराइल का भी हो रहा है और अमेरिका का भी। अमेरिका तो ये मान रहा है ना, अमेरिका ने कह दिया कि 6 की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी, 6 सैनिकों की। यह अमेरिका आधिकारिक तौर पर मान रहा है। इसका मतलब नुकसान, और उनके जितने भी सीनेटर हैं वो इस बात को भी मान रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार वो दोहरा रहे हैं कि हमारे यहां हताहतों की संख्या बढ़ेगी। ये बार बार कह रहे हैं। तो इसलिए जरा ये सुन लेते हैं। IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन जो आप कह रही थी और ये बहुत महत्वपूर्ण जो आप यहां पर सूचना दे रही हैं, कितना 680 बता रही हैं। जी बिल्कुल, 680 लोगों की जान जा चुकी है इस मिसाइल हमले में लगातार। ये कह रहे हैं दुश्मनों की, दुश्मन मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैनिक और मारे गए और इजराइल के। जी बिल्कुल, इजराइल के भी और अमेरिका के भी, दोनों मिलाकर मतलब IRGC ने दावा कर दिया है कि हमने मिसाइलों से जो बौछार की है अमेरिका पर और इजराइल पर, उसमें 680 सैनिकों की जान जा चुकी है। जिसके बाद ये साफ होता है कि नुकसान बहुत हो रहा है अमेरिका का, और अमेरिका भी इस बात से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार ट्रंप जो है, उनके हाव भाव देखिए, किसी भी तरह के उनका जो बयान सामने आता है उसमें जो हाव भाव दिखाई देते हैं वो डरे हुए दिखाई देते हैं, बौखलाए हुए इस वक्त, क्योंकि वो लगातार अमेरिका को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा और लगातार जो है
है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक बयान आया था, ईरान ने ये दावा किया था कि अभी तो हम सिर्फ अपनी कबाड़ जो मिसाइलें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे जब ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी तो वो अपने ब्रह्मास्त्र को निकालेगा। और अब वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जंग बहुत तेज होती जा रही है उससे ये साफ हो गया कि ये जंग यही रुकने वाली नहीं है। कम से कम हो सकता है कि 1 महीने तो ये जंग चले, क्योंकि ट्रंप भी ये साफ कर चुके हैं कि ये जंग इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। 4 से 5 हफ्ते इस जंग को रुकने में लग सकते हैं। तब तक बहुत नुकसान होगा इजराइल का भी, अमेरिका का भी, और ईरान का तो खैर हो ही रहा है। लेकिन ईरान यहां पर भी हार मानने को तैयार नहीं है, जिससे ये साफ हो गया है कि ईरान बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है ट्रंप का। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची और उधर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव दोनों की बातचीत हुई है टेलीफोन पे, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूएस और इजराइल पर को लेकर, इस युद्ध को लेकर बातचीत हुई है। और हालांकि रूस चाहता है कि युद्ध जल्दी रुके, उधर चीन ने भी अपील की है कि युद्ध रुके, और चीन और रूस दोनों अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन ये युद्ध क्या अमेरिका रोकना चाहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका भी चाहता है रोकना, क्योंकि अगर जितना लंबा इस युद्ध को खींचेंगे उतना डोनाल्ड ट्रंप को घाटा होगा। ईरान को अब जो घाटा होना था हो गया। ईरान के पहली पंक्ति के सारे नेता मारे गए, सुप्रीम लीडर तक मारे गए, इसलिए ईरान को यहां अब खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा है। और यहां पर सीधा सीधा जो कुछ भी है वो अब अमेरिका के खाते में है। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से पहले दिन ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हुआ था, तो उसमें पहली पंक्ति के जितने भी सैनिक थे, कमांडर थे, वो सब मारे गए। और खासकर सबसे बड़ा नुकसान जो ईरान का होना था वो हो चुका है सुप्रीम लीडर का। मतलब खामनेई अब इस दुनिया में रहे, इससे ज्यादा बड़ा नुकसान ईरान का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही थे जो देश, मतलब वहां के सर्वोच्च नेता थे जिसको इजराइल ने और अमेरिका ने मार गिराया, जिसके बाद ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और यही वजह है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो लगातार युद्ध में बना हुआ है, क्योंकि उसके पास ये उसकी साख की बात आ गई, क्योंकि जनता भी लगातार जो है ईरान का समर्थन कर रही है। और ऐसे में अगर ईरान पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं जनता बगावत भी कर सकती है। और यही वजह है कि जनता का समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी। और लेकिन जनता की बात आप कर रहे हैं तो 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, सुबह दिखाया भी था, लेकिन उन तस्वीरों को रिपीट करना चाहता हूं। दक्षिणी ईरान में बारिश हो रही है, छाता लेकर रात को 12 बजे लोग सड़कों पे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो तस्वीरें अभी हम दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर जो है उत्तरी ईरान की है, जहां पर सीधे ये देखिए, ये है दक्षिणी ईरान, जहां पर बारिश हो रही है, लोग छाता लिए हुए हैं, छतरी लिए हुए। फुल स्क्रीन ले आइए अगर इन तस्वीरों को, जो साथी नहीं देखे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे साफ साफ ये दिख रहा है कि यहां बारिश हो रही है, लोग टॉर्च लेकर मोबाइल के उसको टॉर्च को ऑन करके और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो एक तस्वीर तो ये है, और दूसरी तस्वीर उधर की है जो महत्वपूर्ण है। उन तस्वीरों को भी जरा देखने की जरूरत है। ये तस्वीर जो है, ये देखिए, ये बर्फ गिर रही है आंचल, और इसमें यहां पर इधर क्रिसमस ट्री के ऊपर भी बर्फ गिरी हुई है। और इन सब के बीच आप देखिए कि यहां तस्वीरों में आप साफ देख सकती हैं कि कैसे यहां लोग सड़कों पे हैं। इन दोनों तस्वीरों से समझ में आ रहा है, जो अभी आप कह रही थी बहुत महत्वपूर्ण, कि कैसे यहां पर लोग जो हैं वो लगातार अपने देश के लिए, अपने देश के गौरव को बरकरार रखने के लिए वो साथ साथ स्लोगन्स के साथ देश के नाम यहां नारेबाजी कर रहे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद की बातें कर रहे हैं। इस बीच और भी 1-2 बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर सीनेटर गेब एमो हैं। सीनेटर गेब एमो ये कह रहे हैं कि रोड आइलैंड के लोगों के लिए खर्च कम करने के बजाय ट्रंप ईरान पर बमबारी करने में अरबों खर्च कर रहे हैं। यह भी सीनेटर, उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। यह है गेब एमो, कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई वोट नहीं हुआ, कोई साफ मकसद नहीं था और कोई अगले दिन का प्लान भी नहीं था। मैं इस पागलपन को रोकने के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर हां मैं वोट कर रहा हूं। यह बाइट यहां पर सुनाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के हर सदस्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। यह सरासर खिलाफ बोल रहे हैं कि ट्रंप ने यहां पागलपन किया। इस पागलपन को रोकने के लिए मैं वॉर पावर रेजोल्यूशन पर ही हां मैं वोट कर रहा हूं। वोट यानी इस पागलपन को रोका जाए, ये कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए यहां क्या कह रहे हैं सीनेटर गेब एमो, सुनिए जरा। Last week, Donald Trump chose war. Instead of lowering costs for Rhode Islanders, he's spending billions bombing Iran. American service members have already lost their lives, and Americans are in danger at home and abroad.
and the risk of a wider war is growing by the minute. The American people do not want Trump to drag us into another foreign conflict. Even Trump promised to end forever wars when he sought the presidency, but by bombing Iran, he broke that promise. There was no vote in Congress, no clear objective, and no day after plan. Iran cannot have a nuclear weapon, and I shed no tears for Khamenei's death. But the Constitution is clear. Congress decides when we go to war, not one man. So here's what we're going to do. I'm joining my colleagues to force a vote on a war powers resolution. You might ask what that means. It means we'll vote to block further military action in Iran unless Congress authorizes it. So I'm voting yes on the war powers resolution to stop this madness. We need every member of Congress to do the same. तो अभी आप सुन रहे थे यहां पर जो हमने पहले बताया था आपको, वही बात यहां पर गेब एमो है, सीनेटर हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि यह पागलपन है। मैं इस पागलपन को रोकने के लिए वॉर पावर रेजोल्यूशन पर हां मैं वोट कर रहा हूं। कांग्रेस के हर सदस्य को भी ऐसा ही करना चाहिए, यह साफ साफ यहां का माफी चाहूंगा कहा जा रहा है। यानी ये गेब एमो साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि रोड आइलैंड के लोगों के लिए इस खर्च जो है कम करने के बजाय ट्रंप ईरान पर बमबारी करने में अरबों खर्च कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ट्रंप जो है लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई वोट नहीं हुआ, कोई साफ मकसद नहीं था और कोई अगले दिन का प्लान भी नहीं था। मतलब साफ है कि ट्रंप ने हमला कर दिया लेकिन उनके पास जो आगे का प्लान तैयार नहीं था। मैं इस पागलपन को रोकने के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर हां में वोट कर रहा हूं। मतलब उन्होंने हां में वोट कर दिया और साफ कहा है कि कांग्रेस के हर सदस्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब उन्होंने अपील कर दिया बाकी लोगों से, कांग्रेस के सदस्यों से, कि उन्हें भी हां में वोट करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप इस जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे जो है खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए, जिसके बाद ये अपील की जा रही है कि लोगों को इसके खिलाफ उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बाद एक और भी बहुत बड़ी खबर स्पेन से आ रही है, बहुत बड़ी खबर स्पेन से आ रही है दोस्तों। स्पेन के बारे में कल कह दिया था, जब आपको बताया था कि जर्मन चांसलर के साथ जब मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद वो मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने उन्होंने स्पेन को सरासर धमकाते हुए कह दिया कि अब मैं डील तोड़ रहा हूं और स्पेन को मजा चखाऊंगा। इसके बाद स्पेन का बयान आया है। स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री और मास मैड्रिड की प्रवक्ता मोनिका गार्सिया ने क्या कुछ कहा है, जरा आंचल बता रही हैं। मोनिका गार्सिया, पहले बाइट सुन लेते हैं आंचल, उसके बाद फिर बताइए क्या कह रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे स्पेन की प्रतिक्रिया का आना, और स्पेन कह रहा है कि धमकाना छोड़िए डोनाल्ड ट्रंप जी, धमकाना छोड़िए। जरा सुन लीजिए पहले यहां पर मोनिका गार्सिया की जुबानी और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, सुनिए। Estamos en una situación crítica que el propio gobierno está reconociendo que ser aliados de Estados Unidos nos pone en serio peligro, porque Estados Unidos e Israel son en este momento las principales amenazas para la seguridad y para la estabilidad de la humanidad. Están bombardeando los países que les da la gana por petróleo, por el control de las rutas comerciales, por el control de las posiciones militares geoestratégicas y por tanto le decimos a la ciudadanía que en nuestra opinión तो यहां पर आप सुन रहे थे, यहां साफ साफ ये जो मोनिका गार्सिया हैं वो क्या कह रही थी, जरा आप बताइए आंचल। और बहुत महत्वपूर्ण कि यहां पर साफ है कि ट्रंप को कह रही हैं कि शायद धमकाना बंद करें। जी बिल्कुल, प्रवक्ता मोनिका गार्सिया ने ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत हो गई धमकाने की ये तरकीबें और सबसे ताकतवर का कानून। ग्लोबल गिरावट के समय में देशों के बीच सोवेरेनिटी और सम्मान की रक्षा करने का समय है। स्पेन धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। मतलब साफ साफ उन्होंने कह दिया कि ट्रंप चाहे जितनी भी धमकी दे, लेकिन जो स्पेन है वो उनके आगे झुकने वाला नहीं है। और उन्होंने आगे कहा है कि पीपी और वोक्स को ट्रंपिज्म का गुलाम बनना बंद करना चाहिए और हमारे देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब साफ उन्होंने अपील कर दिया है कि आप अपने देश की रक्षा का जो है काम उनको करना चाहिए। और साफ इन्होंने ट्रंपिज्म, देखिए ट्रंपिज्म के खिलाफ झुकना, उसका गुलाम मत बनिए। ट्रंपिज्म यानी ट्रंप जिस ढंग से यहां पर दुनिया को ले जाना चाहते हैं वैसा नहीं। बहुत हो गई धमकाने की
की तरकीबें ट्रंप साहब, ये साफ साफ वहां स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री कह रही हैं, जो अभी आप सुन रहे थे बयान स्पेनिश में, और कह रही हैं कि बहुत हो गई धमकाने की तरकीबें, बहुत कर ली, धमका दिया आपने, अब आपकी धमकियां हम नहीं सुनेंगे, आपको जो करना है कर लो, लेकिन हम आपके इस ट्रंपिज्म के खिलाफ हैं। आप जो इस दुनिया में थोपना चाहते हैं वो थोपना बंद कीजिए। हर देश की अपनी सोवरेनिटी होती है, उसको रहने दीजिए, उसमें आप आंच मत आने दीजिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कह रही थी यहां पे, यानी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किस ढंग से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और दुनिया छोड़ दीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध उनके ही कांग्रेस में सीनेटर्स कर रहे हैं और उनके खासकर उनके मातहत लोग भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनकी तस्वीरों से, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी स्पेन से कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ जी है? स्पेन की एमपी आयरीन मोंटेरो ने स्पेन से नेटो छोड़ने की अपील कर दी है। मतलब ये बहुत बड़ा बयान है। एक तरीके से देखा जाए तो ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है अपील करते हुए कि अमेरिका और इजराइल अभी इंसानियत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए मुख्य खतरा है। मतलब ट्रंप को खतरा बता दिया उन्होंने बाकी देशों के लिए, तो और क्या कुछ कहा जाए। उन्होंने आगे ये बोला है कि लोगों को ट्रंप के गैर कानूनी हमलों के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमें अभी एनर्जी, खाने और जरूरी चीजों की कीमतें रोकनी और कम करनी होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करना होगा और नेटो छोड़ देना होगा, क्योंकि अमेरिका का साथी होने से हम खतरे में हैं। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि नेटो को भी इस जंग में घसीटा जाए, लेकिन अब स्पेन ने साफ कह दिया है कि उनको इस जंग में नेटो को नहीं आना चाहिए। साफ कहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो इजराइल है और अमेरिका है उसको ही खतरा बता दिया है बाकी देशों के लिए। तो ये बहुत बड़ा बयान जो है वो स्पेन की तरफ से आया है। स्पेन की तरफ से एक बड़ा बयान, उसमें भी साफ साफ ये आयरीन मोंटेरो का कहना है कि हमको, स्पेन को नेटो से अलग हो जाना चाहिए। नेटो से अलग होने का मतलब है साफ साफ कि यहां एक अलग, ये देखिए कि किस ढंग से यहां दुनिया तितर बितर हो रही है, दुनिया में दुनिया भर से अलग अलग ढंग से, और इसकी शुरुआत नेटो से हो रही है। जिस नेटो को लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे थे, उसी नेटो के सदस्य देश अब ट्रंप को धमका रहे हैं। स्पेन को धमकी दे रहे थे 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप, और 2 दिन के बाद अब जब कल आधिकारिक बयान स्पेन के नाम पर इन्होंने जर्मन चांसलर के सामने दिया है, उसके बाद से स्पेन बिल्कुल नाराज है, बहुत तीखे हमले कर रहा है। स्पेन भी जुबानी ही सही लेकिन हमला कर रहा है और कह रहा है कि धमकाना बंद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब। अमेरिका और इजराइल अभी इंसानियत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए मुख्य खतरा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आंचल, कि जब कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों इंसानियत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए मुख्य खतरा हैं, और ऐसे खतरनाक लोगों के साथ हमको नहीं रहना चाहिए, हमको सीधे सीधे इनसे अलग हो जाना चाहिए। यह बात यहां कही जा रही है। और इसके बाद भी बहुत कुछ आ रहा है, ब्रिटेन से भी खबर आ रही है। क्या कुछ ब्रिटेन से है, जरा ये बताइए। जी पूर्व ब्रिटिश सांसद जो है क्लाउडिया वेव ने, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इस जंग के बीच में। उन्होंने साफ कहा है कि एक क्लासरूम का अंतिम संस्कार, यानी कि उन्होंने मतलब बहुत बड़ा बयान दिया, कह दिया है कि ये वो 168 बच्चियों की जो मौत हुई इस पे, जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान में एक सैनिक स्कूल पर हमला होता है, उसके बाद 168 बच्चों की जान चली जाती है, उस पर अब ब्रिटिश सांसद का बयान आया है। उन्होंने बोला है कि एक क्लासरूम का अंतिम संस्कार ईरान के मिनाब में शाहजहां रहे तैयबे गर्ल्स स्कूल पर यूएस इजरायली गैर कानूनी एयर स्ट्राइक में 7 से 12 साल के 160 से ज्यादा बच्चे मारे गए। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से हमला किया गया सैनिक स्कूल पर, उसकी निंदा कई देशों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये हमला जो था काफी भयानक था, काफी क्रूर है, जिसको लेकर जो है कड़ी निंदा हो रही है अमेरिका की भी, क्योंकि बहुत बड़ा हमला। अगर आपको जंग करनी है तो कई आप राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ कीजिए, लेकिन उसमें जनता का क्या कसूर है जिसको घसीटा जा रहा है, और वो भी 168 जो बच्चियां मारी गई हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। मतलब आप देखिए कि 168 बच्चे मारे गए, उनका परिवार भी होगा जो दुखी होगा इस टाइम पे, और उसको लेकर लगातार जो सड़कों पर लोग भी उतर रहे हैं, क्योंकि जनसैलाब देखा गया है कि किस तरीके से ईरान में सड़कों पर लोग उतरे हैं, प्रदर्शन किया है, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। उसके बाद जो है लगातार कई देशों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस घटना पर, और अब जो ब्रिटिश सांसद है उन्होंने एक साफ कह दिया, पूर्व सांसद हैं जी पूर्व सांसद जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि एक क्लासरूम का अंतिम संस्कार ईरान के मिनाब में शाहजहां रहे तैयबे गर्ल्स स्कूल पर यूएस इजरायली गैर कानूनी एयर स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक को भी जो है गैर कानूनी बताया उन्होंने, और बोला है कि 7 से 12 साल के 160 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। बैकपैक से ताबूत,
डेस्क से दूल्हा ट्रंप और नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। मतलब उन्होंने साफ कहा है कि ये जो वॉर है ये क्रिमिनल है जो ट्रंप और नेतन्याहू। आपने एक बहुत तीन सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कही है, बैकपैक से ताबूत, यानी जिनके बैकपैक है, यानी जो बच्चे बैकपैक लेके जाते हैं, इसको उसमें किताबें लेके जाते हैं, नोटबुक्स लेके जाते हैं, टिफिन बॉक्स होता है उसको लेके जाते हैं, लेकिन वो बैकपैक की जगह पे ताबूत में वापस आए हैं। मतलब इससे दुखद, अगर देखा जाए तो बच्चे तैयारियां कर रहे होंगे स्कूल जाने के लिए, स्कूल पहुंचे और उसके बाद उनको क्या पता था कि आज ही उनके स्कूल पर हमला हो जाएगा और वो ताबूत में वापस जाएंगे, अगला दिन वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत भयानक है जिस तरीके से ये हमले किए गए हैं। निशाना बनाया गया बच्चों को, वो भी इतने छोटे, जो साफ साफ बताया गया कि 7 से 12 साल के बच्चे थे। मतलब वो अपने आगे का भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं और उसी दौरान उनका जो है निधन हो जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, मिसाइलों से उन पे मिसाइलों की बौछार कर दी जाती है, जिसके बाद वो घर तो लौटते हैं लेकिन वो उस बैग के साथ नहीं लौटते, वो ताबूत में लिपट कर लौटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कह रहे हैं कि डेस्क से धूल, यानी जिस डेस्क पे बैठ के वो पढ़ते हैं वहाँ धूल ही धूल है उस डेस्क पे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मिसाइल से हमला हुआ और एक साथ ये मिनाब शहर में ये घटना घटी है। दक्षिण का एरिया है ईरान का, दक्षिणी प्रांत मिनाब, और वहाँ पर एक जो स्कूल है, ये इस स्कूल का नाम है शाजारेह तैयबे गर्ल्स स्कूल। ये शाजारेह तैयबे गर्ल्स स्कूल जो है ये सैनिक स्कूल माना जाता है, और इस स्कूल में जो बच्चियां हैं 168 बच्चियों की मौत, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मतलब इस बात को कहते हुए मैं सहम जा रहा हूं, सिहर उठ रहा हूं, ये इतनी तकलीफदायक है कि जहां बच्चियों को बैठकर उस डेस्क पे पढ़ना चाहिए था, वहाँ उस डेस्क पे आज की तारीख में सिर्फ धूल ही धूल में वो डेस्क लिपटे हुए हैं। और जिन बच्चों के पीठ पे, कंधे पे बैकपैक और जो बस्ते होने चाहिए थे, वो स्कूल के जो बैग होते हैं वो होना चाहिए था, वो अब ताबूत में लौट के आ रहे हैं। इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? और इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार ट्रंप और नेतन्याहू है। ये वॉर क्रिमिनल हैं, ये वार अपराधी हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है। क्रिमिनल शब्द नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। देखिए कि इतनी तकलीफदायक मुझे तकलीफ हो रही है इस बात को बताने में, काफ़ी दुखदाई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि यह युद्ध आखिर कब तक चलेगा, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर यहां रूस और चीन का यहां रोल क्या हो रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले हमने बताया कि रूस जो है, रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव और इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। और इस बातचीत में दोनों में यह कहा गया है कि आगे युद्ध की रणनीति क्या होगी, कैसे युद्ध को रोका जाए, इस पर रूस लगातार चर्चा कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री और चीन की सरकार ने भी अपील की है कि किसी भी ढंग से इस युद्ध को रोका जाए। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के साथ कैसे बातचीत हो, ये क्योंकि अब यहां से ये साफ नजर आ रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, क्या क्या है जरा जी बताइए। बिल्कुल, लगातार एक सवाल ये उठ रहा है क्योंकि 5 दिन इस जंग को हो गए हैं, तो राजीव जी एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी और कितने मासूमों की जान जाएगी इस जंग में। तो इस बीच जो है चीन ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोकने की अपनी मांग को दोहराया और कहा है कि किसी भी देश को इंटरनेशनल मामलों में दबदबा बनाने, दूसरों की किस्मत तय करने, डेवलपमेंट के फायदों पर मोनोपोली करने या दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने का हक नहीं है। मतलब साफ साफ देखा जाए तो ये बयान कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए है जो चीन ने दिया है, और चीन ने साफ कह दिया है कि आप ये जंग किसी पर थोप नहीं सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। लोग अपने अधिकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो उस तरीके से चीन ने अपनी मांग दोहराई है, क्योंकि लगातार जो तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद कई ऐसे देश हैं जो ईरान के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चीन की बात की जाए, चाहे वो रूस की बात की जाए, चाहे वो पाकिस्तान की ही क्यों ना बात की जाए। पाकिस्तान के पीएम ने भी कहा था कि वो ईरान के साथ खड़े हैं जब वहां पर प्रदर्शन हुए थे, और उसके बाद अब चीन ने अपनी मांग दोहराई है, साफ कहा है कि इस जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है ईरान के खिलाफ, उसको तुरंत रोकना चाहिए। उसके अलावा आगे चीन का मानना है कि सभी देशों, चाहे वो बड़े हो या छोटे, उनके बीच में आपसी सम्मान और बराबरी ही इतिहास में हुई तरक्की की मांग है, और यही यूनाइटेड नेशंस चार्टर का मुख्य सिद्धांत
सिद्धांत भी है। मतलब उन्होंने साफ कह दिया है कि चीन अभी ये मान रहा है कि चाहे कोई छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, लेकिन सब बराबर है, चाहे वो कितना भी छोटा देश क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका लगातार ये दिखाता रहा है कि वो ताकतवर है और कहीं ना कहीं है भी। तो अब ऐसे में चीन ने बयान दिया है कि आप छोटा बड़ा नहीं दिखा सकते, सबका जो समान का अधिकार है वो बराबरी का है, आप बराबर ही हैं बाकी देशों के। और ऐसे में चीन ने अपनी मांग को दोहरा दिया कि आपको ये जंग रोकनी पड़ेगी, और अगर ट्रंप अभी भी ये जंग नहीं रोकते हैं, मतलब इस जंग से पीछे नहीं हटते, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि नाटो में जो स्पेन है वो लगातार नाटो से पीछे हटने की मांग कर रहा है, नाटो छोड़ने की मांग कर रहा है। और चीन का बयान आया, उससे पहले हमने रूस की भी बात की कि रूस भी कहीं ना कहीं इस जंग से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ईरान के समर्थन में आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो ट्रंप बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल के कहने पर ये जंग तो छेड़ दी, वो जंग में घुस भी गए, लेकिन अब वो फंस गए हैं क्योंकि उनकी मिसाइलें भी धीरे धीरे करके जिस तरीके से दागी जा रही है ईरान पर, उनकी मिसाइलें कम पड़ती जा रही हैं। और वहां पर मतलब मिसाइलें इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है जितना उनका खर्च हो रहा है। एक दिन में वो कई मिसाइलें दाग रहे हैं, उसके बाद जो उनका हथियारों का जखीरा है वो कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वो इस जंग में फंस गए हैं, बुरी तरह से गिर गए हैं। क्योंकि बाकी जो देश जिनसे वो अपील कर रहे थे कि उन देशों को भी इस जंग में कूदना चाहिए, वो जो देश है वो पीछे हट रहे हैं इस जंग से, और अमेरिका ऐसे में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उसे इस जंग का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर ये भी आई कि कल एक रिपोर्टर ने ये भी पूछा इनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, कि क्या क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जो हैं वो एक संभावित विकल्प हैं। वहां पर जब रेजीम चेंज की आप बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां आनाकानी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के शाह के पुत्र पहलवी ईरान पर शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है और वो ईरान के ही किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। यानी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। क्राउन प्रिंस जो कहते हैं लोग, हालांकि कोई क्राउन प्रिंस नहीं है, वो सीधे सीधे रजा पहलवी कहे शाह थे, शाह, और आज से नहीं 1979 के बाद से अब वहां पे शासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो क्राउन प्रिंस कहने के लिए अपने आप को लेके आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए इस सवाल में कि क्या क्राउन प्रिंस जो हैं वो उपयुक्त यहां पर एक ऑप्शन के रूप में वहां मौजूद हैं, तो उस पर साफ साफ ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो खुद भी नहीं चाहते हैं। अब यहां पर टाल मटोल वाली बात हो गई है कि आपको टालना है, और टालने के लिए यहां पर ऐसे सवालों का जवाब भी टाल कर ही देना है, यह दिखाई दे रहा है। यानी साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहां अब डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की जब शुरुआत की तो 3 बातें कही थी। पहली बात कि न्यूक्लियर कार्यक्रम उनका उसको रोका जाए, दूसरी बात रेजीम वहां पे बदली जाए, और तीसरी बात थी कि वहां के लोग जो हैं रेजीम बदली जाए और वहां पर इनको बैठाया जाए, रजा पहलवी को बैठाया जाए। लेकिन रजा पहलवी को बैठाना तो दूर, अब रेजिम बदलने की बात भी नहीं हो रही है, आप बदल भी नहीं सकते, यह दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच जिस ढंग से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान, उससे साफ दिख रहा है कि परिस्थितियां अब इनके कब्जे में नहीं हैं, ये इससे बाहर निकल चुके हैं और बहुत मुश्किल में यहां पर ईरान के सामने अमेरिका दिखाई दे रहा है। और अब चीन और रूस का जो बयान है बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन और रूस के बयानों से साफ दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि, और इससे एक मोरल सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट यहां पर ईरान के साथ ही ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए ऐसी चर्चा और करते रहेंगे हम, और इस ब्रेकिंग न्यूज में बहुत कुछ है। अभी इस ब्रेकिंग न्यूज में शाम 4 बजे दोबारा जब हम आएंगे, आंचल लेकर आएंगे ब्रेकिंग न्यूज को, तब आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे। और होली का त्योहार आज है, और होली के त्योहार के बीच आज शेयर बाजार क्या कह रहा है जरा वो भी आप तक रखना चाहता हूं। सेंसेक्स, जी हां, शेयर मार्केट खुला हुआ है और कितना गिरा हुआ है जरा देखिए, 1326 पॉइंट। जी बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि सेंसेक्स आज होली के दिन 1322 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। और कहीं ना कहीं ये जो जंग चल रही है उसका असर सेंसेक्स पर भी दिखाई दे रहा है, शेयर मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। की कमी होने वाली है अपने देश। जी बिल्कुल, कहा जाए तो जिस तरीके से जल डमरू मध्य बंद किया गया है ईरान की तरफ से, उसके बाद तेल की कमी हो सकती है। क्योंकि भारत सरकार का भी कल बयान आया था, आपने सुना ही था कि सिर्फ जो भारत के पास है 25 दिन का तेल बचा है, उसके बाद ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि भारत किसके पास जाएगा तेल मांगने के लिए? रूस के पास तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रंप बयान दे रहे थे, मना कर रहे थे मोदी जी को, उसके बाद देखना होगा कि भारत कहां जाता है। और अगर ये 25 दिन का तेल पहले ही खत्म हो जाता है तो जो कीमतें हैं वो भी आसमान पे पहुंच जाएंगी, और उसके साथ साथ हाहाकार भी मच जाएगा पूरे देश में, भारत में। तो बहुत बड़ा झटका जो है मोदी जी को लग सकता है इस जंग से। बहुत बड़ा झटका मोदी जी को लगे ना लगे,
आंचल, लेकिन वो हमको आपको यानी इस देश की जनता को लगेगा जेब तो हमारी आपकी खाली होगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और लगभग 1 करोड़ लोग जो गल्फ में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, उनका क्या होगा? जो भारतीय 1 करोड़ हैं उनका क्या होगा? ये सारी चिंताएं वहां रहने वाले लोगों को और उनके परिजनों को यहां भी सता रही हैं। इन सबके बीच ईरान का साथ देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर तो नहीं आते हैं क्योंकि वही हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नजर नहीं आते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच बहुत सारे और भी सवाल आ रहे हैं जिसका जवाब अभी हम देंगे आने वाला, अब जब 4 बजे से जब हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आज सुबह जो शुरुआत हुई है, एक युद्धपोत पे, अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान ने हमला बोला, उसको निशाना बनाया। वो हिंद महासागर में युद्धपोत है, अमेरिकी युद्धपोत, और उस पर ईरान ने हमला बोला और उसके बाद एक खलबली मच गई कि ईरान लगातार अमेरिका के ऊपर निशाना साध रहा है। इन तमाम खबरों के साथ, इसके बाद और डेवलपमेंट के साथ फिर शाम 4 बजे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक मुझे और आंचल को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल। नमस्कार आप तमाम साथियों का, और 4 बजे दोबारा मुलाकात होगी और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार।